नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए बुक समरी में जिसका नाम है ग्रेटनेस माइंडसेट। ग्रेटनेस का मतलब है लाइफ के हर एरिया में एक्सीलेंस की तलाश करना और फुलफिलमेंट महसूस करना। जब आपका मकसद होता है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रिलीज करना, तो आप ग्रेटनेस के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइंडसेट का मतलब है आपका एटीट्यूड और बिलीफ, जो ये डिसाइड करता है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखेंगे और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए ग्रेटनेस माइंडसेट का मतलब हुआ आप इमोशंस और बिहेवियर को नया शेप देने के लिए अपने सोचने का तरीका बदलना। इस समरी में आप रेजिलियंस डेवलप करना, अपना पर्पस ढूंढना और लगातार एक्शन लेने के बारे में सीखेंगे, तब भी जब आप चैलेंजेस का सामना करने से डर रहे हों। इसके अलावा आप काम को टालने की आदत को दूर करना, अपने पैशन और ताकत को यूज करना, अपने डर को मैनेज करना, अपने पुराने ट्रॉमा को हील करना और मीनिंगफुल गोल्स सेट और अचीव करना भी सीखेंगे। तो आइए इस समरी से इंस्पिरेशन लेते हैं और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रेटनेस अचीव करने के सफर पर चलते हैं। चेसिंग ग्रेटनेस। जब हमारा लाइफ के कई चैलेंजेस से सामना होता है, तो कई बार या तो हम टूट जाते हैं या और मजबूत बन जाते हैं। लाइफ की परेशानियां हमें कई बार ऐसा महसूस कराती हैं जैसे हम एक जगह फंस गए हैं और हमारा फ्यूचर डांवाडोल है। लेकिन अगर आपके पास ग्रेटनेस वाला माइंडसेट होगा, तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर लेंगे। ग्रेटनेस माइंडसेट का मतलब है अपने यूनिक टैलेंट का पता लगाना, एक क्लियर पर्पस ढूंढना, और जब आप डरे हुए हों या किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हों, तब भी कोई ना कोई एक्शन लेना। इसके लिए खुद पर पूरा भरोसा करने की और पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी सक्सेस पर फोकस करने लगें, बल्कि आप खुद को ऊपर उठाने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। ग्रेटनेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूर होती है। रेजिलियंस डेवलप करना, एक मीनिंगफुल मिशन बनाना और लगातार एक्शन लेना। सबसे पहले बात करते हैं रेजिलियंस की, जिसका मतलब है बाउंस बैक करना, यानी फेल हो जाने पर दोबारा खड़े होने की ताकत होना और मुश्किलों के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाना। एग्जाम्पल के लिए, इस बुक के ऑथर लुइस हावेस जब 23 साल के थे, तो उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और वो कोलंबस में अपनी बहन के घर में सोफे पर सोया करते थे। लुइस का स्पोर्ट्स करियर काफी सक्सेसफुल रहा था। वो फुटबॉल प्लेयर थे और एक कंबाइंड इवेंट डिकैथलॉन में भी एक्टिव थे, जिसमें 2 दिनों में 10 ट्रैक और फील्ड इवेंट किए जाते हैं। फुटबॉल खेलते वक्त लुइस की कलाई में चोट आ गई थी, जिससे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और उनकी रिकवरी में लंबा वक्त गुजर गया, जिसके कारण वो अपने स्पोर्ट्स करियर के फ्यूचर को लेकर कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते थे। एक एक्सीडेंट की वजह से उनके पिता भी सीरियस ब्रेन ट्रॉमा का शिकार हो गए थे और धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अपने और अपने पिता के साथ हुए इन हादसों ने लुइस को अंदर से तोड़कर रख दिया था। उनके मन में एक तरह का डर और सेल्फ डाउट आ गया। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर उन्हें डर लगता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सपने पूरे होंगे भी या नहीं। वो खुद पर ही सवाल उठाने लगे थे। लाइफ के इस बुरे दौर के दिनों में लुइस दिन रात टीवी देखते रहते। हालांकि वो जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्टुअर्ट जेनकिंस से कांटेक्ट किया, जिन्होंने उन्हें लिंक्डइन पर नए मौके तलाश करने की सलाह दी। लुइस ने उनकी एडवाइस को सीरियसली लिया और इस प्लेटफॉर्म के बारे में वो जितना सीख सकते थे, सब सीखा। रेजिलियंस के रास्ते पर ये लुइस की जर्नी की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी चोट और हालात के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्हें मोटिवेशन के तौर पर यूज करते हुए नए मौकों की तलाश की और फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। नेक्स्ट स्टेप है एक मीनिंगफुल मिशन बनाना। मीनिंगफुल मिशन वो क्लियर पर्पस होता है जो आपके एक्शन को ड्राइव करता है और आपको एक डायरेक्शन देता है। ये आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में हेल्प करता है, उस वक्त भी जब आपकी लाइफ मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। लुइस के लिए उनके मीनिंगफुल मिशन की शुरुआत हुई एक गिफ्ट से जो उन्हें उनके भाई ने दी थी। ये एक बुक थी जिसे टिमोथी फेरिस ने लिखा था
और इसका टाइटल था द 4 आवर वर्क वीक। इस बुक को पढ़कर लुइस ने नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किए, जैसे कि उन्हें डिजिटल बिजनेस और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पता चला। उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ नया और इम्पैक्टफुल क्रिएट कर सकते हैं, भले ही ये काम उनके पहले वाले एथलेटिक ड्रीम से अलग था। लुइस बड़े जोश के साथ डिजिटल बिजनेस और नेटवर्किंग सीखने लगे। उन्होंने लिंक्डइन पर लोगों के साथ नेटवर्क बनाया, नए रिलेशनशिप डेवलप किए और जहां उन्हें ज़रूरत लगी वहां एडवाइस भी ली। उन्हें अब नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लग रहा था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, जैसे सालसा डांस और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वगैरह। इन एक्टिविटीज़ ने लुइस के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया और उन्हें नए पैशन ढूंढने के मौके दिए। अपने इस मीनिंगफुल मिशन पर फोकस करके वो अपना पर्पज ढूंढ चुके थे, जो उन्हें नए रास्ते एक्सप्लोर करने के लिए गाइड करता रहा। ग्रेटनेस माइंडसेट अचीव करने का फाइनल स्टेप है लगातार एक्शन लेना। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए गोल्स सेट करना, प्लानिंग करना और डेली रिजल्ट पाने के लिए काम करना होगा। जब लुइस को अपना मिशन मिला, तो उन्होंने फोकस करके लगातार एक्शन लेना शुरू किया। कुछ वक्त से वो काफी उदास और दुखी थे, पर अब उन्होंने तय कर लिया कि वो उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए उन्होंने टोस्ट मास्टर्स को ज्वाइन किया और कनेक्शन बनाने के लिए नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए। लुइस ने एक्शन लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें नए मौके मिले, जिसने उन्हें अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रो करने में मदद की। लुइस की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो फ्रैंक एगिन से मिले, जो एक सक्सेसफुल स्पीकर थे और बाद में लुइस के मेंटोर बन गए थे। फ्रैंक ने लुइस को एनकरेज किया कि वो लिंक्डइन के ऊपर एक बुक लिखे, जो उसके लिए बहुत बोरिंग था, जिसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि फ्रैंक के सपोर्ट से लुइस इस बुक के को ऑथर बने और देश भर में लिंक्डइन नेटवर्किंग इवेंट्स होस्ट करने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें ज़्यादा कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, जिसने बाद में लुइस को ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया। कुछ ही टाइम बाद लुइस ने 7 फिगर एनुअल रेवेन्यू के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया। उनका पॉडकास्ट द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस टॉप पर्सनल डेवलपमेंट शोज में से एक बन गया, जिसमें अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। लुइस स्पोर्ट्स के फील्ड में दोबारा लौटे और उन्होंने यूएस मेंस नेशनल हेडबॉल टीम में 9 साल तक खेला। लुइस दूसरों की हेल्प करना भी कभी नहीं भूले। उन्होंने कई चैरिटेबल कामों के लिए कई मिलियन फंड रेज करने में भी मदद की। एक घायल और दिवालिया इंसान से लेकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर बनने तक का लुइस का सफर ये साबित करता है कि ग्रेटनेस माइंडसेट डेवलप करने की क्या अहमियत है। आप अपने रेजिलियंस के साथ एक मीनिंगफुल मिशन बनाकर और लगातार एक्शन लेकर बड़े से बड़े चैलेंज को पार कर सकते हो। आपकी लाइफ का मिशन क्या है? अगर आपका कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो आपको लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन और अनफुलफिलमेंट का एहसास होता रहेगा। फिर होगा ये कि आप जल्दी जल्दी अपने गोल्स और जॉब चेंज करते रहेंगे और टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। बिना पर्पज के लाइफ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद अपनी लाइफ को बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन और नाउम्मीदगी फील होगी। ऐसे में हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से डील करने के लिए अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे। बिना किसी मिशन के आप एक के बाद एक चीजों के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना मीनिंगफुल मिशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। अपनी लाइफ के बारे में सोचो और पता करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपने पैशन, अपनी ताकत और उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हो। अपना मिशन जानने के लिए आप फाइंड योर स्वीट स्पॉट एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको अपने पैशन, पावर और प्रॉब्लम को स्टडी करके अपना स्वीट स्पॉट डिस्कवर करने में हेल्प करेगा। पैशन प्यार से आता है। उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए जिन्हें करने से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, जो आपको
एनर्जेटिक फील कराते हैं और जिसके लिए आप फ्री में भी काम कर सकते हैं। अपने पैशन की एक लिस्ट बनाओ, कुछ भी मत छोड़ो। अगर आप किसी अनरियलिस्टिक या बड़ी चीज के लिए पैशनेट हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अपने पावर को एनालाइज करो, अपनी नेचुरल ताकत और सीखे हुए स्किल्स के बारे में सोचो। उन स्किल्स की एक लिस्ट बनाओ जिनमें आप बचपन से एक्सपर्ट हो और उनकी भी जो आपने कई सालों में सीखी हैं। फाइनली सोचो, आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो। उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो जिन्हें ठीक करने को लेकर आप पैशनेट हो। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर सब्जियां उगाना। आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, बस उसके लिए आपके पास जरूरी स्किल्स होने चाहिए। अपने पैशन, पावर और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, उन सबको कंबाइन करने से आपको अपना स्वीट स्पॉट ढूंढने में और अपने मिशन को डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी। चलिए एक नज़र हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन के एग्जाम्पल पर डालते हैं, जिन्हें लाइफ में अपना मिशन मिल पाया। अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में जॉनसन ने एक NFL प्लेयर बनने का सपना देखा था। उन्होंने खूब मेहनत की, उन्हें एथलेटिक स्कॉलरशिप मिली और वो कॉलेज में फुटबॉल के प्लेयर भी रहे थे। हालांकि चोट लगने के बाद जॉनसन का AFL स्टार बनने का सपना टूट गया। उन्होंने कैनेडियन फुटबॉल लीग में खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। जॉनसन के पास ना तो पैसा था और ना ही उनमें उम्मीद बची थी। वो दोबारा अपने पेरेंट्स के पास जाकर रहने लगे। उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ $7 थे। इन मुश्किलों के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं टूटी। हार मानने के बजाय जॉनसन ने नया रास्ता ढूंढा। उन्होंने अपने पावर को स्टडी किया और इससे उन्हें पता चला कि उनमें स्पेशल एथलेटिक और फिजिकल एबिलिटीज हैं। इसलिए वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए। उनके पिता भी एक फेमस रेसलर थे, इसलिए दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगे। शुरुआत में लोगों को जॉनसन पसंद नहीं आए। वो अलग अलग नामों से रेसलिंग करते और ज्यादातर रिजेक्ट होते रहते, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं किया और अपने नए मिशन को एक्सप्लोर करते रहे। उन्होंने द रॉक नाम से अपना एक पर्सोना बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसने उन्हें स्टार बना दिया। उन्होंने कई वर्ल्ड टाइटल जीते और रेसलिंग की दुनिया में पहचान बनाई। रॉक की तरह आप भी ओपन रहकर, कभी हार न मानकर और खुद को जानकर कि आप कौन हो, अपने लिए नए मौके तलाश कर सकते हो। एक क्लियर मिशन के लिए आपके पेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस सबको कंबाइन करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बैठकर टीवी देखें और आपका मिशन खुद चलकर आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी, स्ट्रांग बने रहना होगा और तब तक नए रास्ते ढूंढते रहना होगा जब तक आपको अपना रास्ता नहीं मिल जाता। क्या आप अपने डर से वाकिफ हैं? हम सबके साथ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, जबकि कुछ पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अपना मिशन डिस्कवर करते हुए जो सबसे कॉमन डर हमारे सामने आते हैं, वो है फेलियर, सक्सेस और जजमेंट का डर। फेलियर का डर हमारे अंदर सेल्फ डाउट और रुक जाने जैसी चीजें क्रिएट करता है। जब आपके अंदर फेल होने का डर होता है, तो आप एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये सोचना कि आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, अपने कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए नए मौके ढूंढने होंगे। फेलियर का डर अपने मन से निकालने के लिए आपको इसके मतलब को बदलना होगा। फेलियर को अपनी एबिलिटी में कमी समझने के बजाय उसे सीखने और ग्रो करने के मौके के रूप में देखो। अपन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे गोल्स सेट करो जिन्हें अचीव करना आपको आसान लगता हो। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, तो एक बैकअप प्लान भी रखो। अगर प्लान ए फेल हो जाए, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी होने चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ हासिल करने का ओवरऑल पर्पस आपके डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सक्सेस का डर उतना ही डैमेजिंग हो सकता है जितना कि फेल होने का डर। अगर आप अपने पोटेंशियल से डरोगे, तो अपने ग्रेटनेस अचीव करने के मौकों से खो बैठोगे और मोमेंटम बनाए रखने के लिए आप हद से ज्यादा काम करते करते खुद को थका दोगे। कुछ लोग सक्सेस एंजॉय नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो उन्हें खुद को और प्रूव करके दिखाना है।
यानी अगर वो अपना माइलस्टोन अचीव कर भी लेते हैं तो इन लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं वो अपनी सक्सेस को खो ना दें। इसके कारण एक अनहेल्दी हैबिट का साइकिल बन जाता है जो आपको थकान, डिप्रेशन और पागलपन की तरफ ले जा सकता है। सक्सेस के डर को दूर करने के लिए आपको इसके डेफिनेशन और इसे अप्रोच करने के तरीके को बदलना होगा। सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो हमेशा चलती है। इसलिए अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए इजी और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार में एक स्टेप के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रो करना है और अपनी हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फाइनल डर है जज किए जाने का डर। जजमेंट का डर हमें सेल्फ डाउट की तरफ ले जाता है और दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने वैल्यूज को भूल जाते हैं। ये डर आपको एक अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहने या नई अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरों से हमेशा अप्रूवल पाने की उम्मीद करना आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। इस डर को दूर करने के लिए आपको क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, अपने भरोसेमंद करीबी लोगों से फीडबैक लेना होगा और पॉजिटिव थॉट्स और एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा। आप पॉजिटिव मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग करने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सेल्फ अफर्मेशंस की मदद ले सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ आपके सेल्फ ग्रोथ पर होना चाहिए और ये सोचकर टेंशन मत लो कि लोग क्या कहेंगे। आप फियर कन्वर्टर एक्सरसाइज के जरिए इस डर को ग्रेटनेस की अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। सबसे पहले अपने डर की एक लिस्ट बनाओ। इसमें आपको वो सब कुछ लिखना है जो आपको डराता है, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी। अपने डर को लिखने से उनकी पावर कम हो जाती है। फिर वो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बनने के बजाय सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाते हैं। अपने माइंड को क्लियर करो और अपने डर को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इसके बाद अपने डर को फॉर्मुलेट करो। इसका मतलब है कि आपके टॉप 3 या 5 डर कौन से हैं जो आपकी प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा रुकावट डाल रहे हैं। अपने हर डर के लिए इफ, देन यानी अगर तो स्टेटमेंट यूज करो और सोचो कि आपके डर के पीछे की असल वजह क्या है। जैसे कि मान लो, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप कह सकते हो, मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है कि कहीं मैं हकलाने ना लगूं या मुझे पसीना ना आ जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मुझे क्या बोलना था और फिर मेरा मजाक ना बन जाए। अगर आप इस डर के पीछे की वजह को देखो तो असल में आप पब्लिक स्पीकिंग से नहीं डरते, बल्कि इस बात से डरते हैं कि कहीं लोग आपका मजाक ना उड़ा दें। इस डर को दूर करने के लिए आप पहले से अपनी स्पीच को बार बार बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फाइनली अपने डर को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलो। ये कहने के बजाय कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कहो, मैं जो शेयर करने जा रहा हूं उससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी। मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा है। इस तरह आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग थॉट्स से बदल सकते हैं। नोटिस करो कि जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करते हो तो आपकी बॉडी क्या फील करती है। अगर आप रिलीफ और एक्साइटमेंट फील कर रहे हो तो ये अच्छा साइन है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। समय के साथ ये एक्सरसाइज आपके माइंड को किसी को काम को करने से पहले ज्यादा ना सोचने के लिए ट्रेन कर देगा। एक बार जब आप सभी डर पर काबू पा लोगे तो ये आपके फुल पोटेंशियल को रिलीज करेगा और आप किसी भी तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। जब लुइस को ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में पता चला तो वो थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती थी, क्योंकि उन्हें लोगों द्वारा जज किए जाने का डर था। जब लुइस को ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में पता चला तो वो थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती थी, क्योंकि उन्हें लोगों द्वारा जज किए जाने का डर था। लेकिन उन्होंने दिल छोटा नहीं किया और अपने डर के पीछे की वजह को समझने की कोशिश की। लुइस ने पब्लिक स्पीकिंग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, जिसके जरिए वो अपने वैल्यूएबल मैसेज को शेयर कर सकते थे। इस स्ट्रॉन्ग पर्पस ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और आगे जाकर वो एक ग्रेट स्पीकर बने। जब तक आप अपने डर को मैनेज नहीं करेंगे, वो आपके पीछे खींचते रहेंगे। हम में से हर एक के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अपने डर को पॉजिटिव पावर में बदलकर आप जो चाहे अचीव कर सकते हो। हीलिंग योर पास्ट।
जब कोई किसी तरह के ट्रॉमा, सदमा को एक्सपीरियंस करता है, तो उसका उसके माइंड पर गहरा असर पड़ता है। वो घटना पुरानी हो जाने के बाद भी उस ट्रॉमा का इंसान के करंट स्टेट पर असर जरूर होता है। अगर आप अनहेल्दी पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि आपने अभी तक अपने पास्ट ट्रॉमा से डील नहीं किया है। हम सभी दर्दनाक यादों को झेल चुके हैं, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, इसलिए उसे सबसे छुपा कर रखते हैं। लेकिन दर्द से बचने की ये कोशिश आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास्ट में ही कैद करके रख लेती है। इसलिए अपने ट्रॉमा का सामना करना जरूरी है, ताकि आप उनसे हील होकर लाइफ में आगे बढ़ सकें। अपने पास्ट को हील करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बचपन का ट्रॉमा कैसे आपके प्रेजेंट डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बिहेवियर को स्टडी करें और अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आप किसी को ठीक करना चाहते हैं, तो ये आप नहीं बल्कि आपका ट्रॉमा बोल रहा है। कुछ लोग अब्यूसिव पार्टनर की ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह के हार्मफुल रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इस साइकिल को नहीं तोड़ोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर लुइस अटलांटा में एक उबर राइड के दौरान एक औरत से मिले थे। इस औरत के पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उसकी माँ ड्रग की लत से जूझ रही थी। इसलिए छोटी उम्र में ही उसके कंधों पर अपनी माँ के देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी। बड़े होने के बाद भी वो इसी पैटर्न को दोहराती रही। वो ऐसे मर्दों को हील करने की कोशिश करती थी जो किसी एडिक्शन का शिकार थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो एक अब्यूसिव रिश्ता टूटते ही दूसरा रिश्ता जोड़ लेती। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो अपने बचपन के ट्रॉमा को दोहरा रही है, लेकिन इस साइकिल को ब्रेक करना जरूरी थी, जिसके लिए उसने अपने अंदर के बच्चे को हील करना शुरू किया। हील होने के बाद ही वो एक हेल्दी रिलेशनशिप जोड़ पाई। जो ट्रॉमा ही नहीं होते, वो अक्सर हमें अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ ले जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने दर्द को कम करने या अपने मुश्किल इमोशन से डील करने से बचने के लिए अलग अलग मेथड यूज करने लगें। कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, तो कुछ ड्रग्स या दूसरे एडिक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। कुछ खुद को अपने काम में डुबो लेते हैं, यानी वर्कaholic बन जाते हैं, तो कुछ पीपल प्लीजर यानी लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं, जो अपनी खुशियों को ताक पर रखकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। लुइस ने भी पास्ट में अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज किया था। उन्होंने छोटा और इनसिक्योर फील करने से बचने के लिए कड़ी मेहनत की और एक स्ट्रांग एथलीट बने। बेशक इस चीज ने उन्हें बाहरी दुनिया में बहुत सक्सेस दिलाई, लेकिन इससे उनके अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि खुद को काम में झोंक कर वो अपनी लाइफ का पर्पज कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने पास्ट से हील करने का सेकंड स्टेप है अपने अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को हेल्दी बिहेवियर में बदलना। इसकी शुरुआत करने के लिए पहले अपने कोपिंग मैकेनिज्म को पहचानो, उसके पीछे के कारण और ट्रिगर्स को समझो और दर्द से बचने के लिए अपने पैटर्न्स को एनालाइज करो। इसके बाद अपने अंदर के बच्चे को हील करने पर काम करो। अपने अंदर के बच्चे को हील करने का मतलब है अपने बचपन की अधूरी ज़रूरतों और जख्मों को पहचानना और आज एक एडल्ट के रूप में उसके लिए कुछ करना। आप अपने अंदर के बच्चे को वो प्यार, वो हिफाजत और भरोसा देना होगा जो उसे कभी नहीं मिला है। अगर आपको लगता है कि जब आप इस दर्द से गुजरते हैं तो खुद को सबसे अलग थलग कर लेते हैं, तो इसे किसी हेल्दी चीज से बदलने की जरूरत है। जैसे आप वीकेंड पर छुट्टी ले सकते हैं, हाइकिंग पर जा सकते हैं या पूरा दिन मस्ती और आराम करके बिता सकते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हील करने के लिए आपको अपना सपोर्टिव फ्रेंड खुद बनना होगा। अपने बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने सेल्फ टॉक को चेंज करो। अपने लिए एक सपोर्टिव इनर कोच बनने की कोशिश करो। खुद को हमेशा इम्प्रूव और ग्रो करने के लिए इनकरेज करो। खुद के साथ पेशेंट या काइंड बनो। अपनी प्रोग्रेस को एप्रिशिएट करो और अपने डर को, अपने डिसीजन को कंट्रोल करने मत दो। डॉक्टर डेविड परलम्टर, डॉक्टर डेविड पेरीमटर, जो बोर्ड सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं,
बताते हैं कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, फियर बेस्ड और कंपैशनेट। फियर बेस्ड पार्ट रिएक्टिव पार्ट है और तुरंत ग्रेटिफिकेशन यानी संतुष्टि पाना चाहता है, जबकि कंपैशनेट वाला पार्ट लॉजिकल और क्लियर डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार है। कंपैशनेट पार्ट पर फोकस करके आप सोच समझकर और हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं। अपने कंपैशनेट साइड को एक्सेस करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। हर मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहो और अपने थॉट्स और इमोशंस पर ध्यान दो, लेकिन उन्हें बिना जज किए। इस तरह जब आपका फियर ड्रिवन और रिएक्टिव ब्रेन आप पर हावी होने लगेगा तो आप खुद को रोक पाएंगे। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंपैशनेट साइड यूज़ करे। फाइनली, आपको रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करने चाहिए। बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट दो ताकि बिना कोई प्रेशर किए आप लगातार प्रोग्रेस कर सकें। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आपकी पॉजिटिव हैबिट्स और मजबूत हो जाए। ये आपके अंदर के क्रिटिक को शांत करेगा और आपके स्पोर्टिव इनर कोच को मजबूत बनाएगा। अपने पास्ट को पीछे मुड़कर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तकलीफ के लिए अफसोस फील कर रहे हैं। ये बस आपको ये देखने में मदद करता है कि आप आज जैसे हैं वो किस वजह से हैं। एक बार जब आप उन पैटर्न्स को समझ जाएंगे जो पास्ट इवेंट्स ने बनाए हैं, तो आप उन्हें चेंज करके अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हीलिंग के लिए अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर के बच्चे को नर्चर करना और एक स्पोर्टिव इनर कोच डेवलप करना ज़रूरी है। खुद को स्ट्रांग बनाते रहो। आप जैसे भी हो, खुद से प्यार करो और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हो। याद रखो, हीलिंग एक जर्नी है और आप इस जर्नी को कभी भी शुरू कर सकते हो। आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है? आपकी आइडेंटिटी में आपकी यूनिक क्वालिटी, बिलीफ्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एक्सपीरियंस शामिल हैं। ये डिफाइन करता है कि आप कौन हैं, कैसे सोचते हैं और आप कैसे बिहेव करते हैं। साथ ही ये इस चीज़ को भी डिसाइड करता है कि आप इस दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे और दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ फैक्टर्स जैसे एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप्स और चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि अपनी आइडेंटिटी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खुद के साथ ईमानदार रहकर ही आप एक खुशहाल और संतुष्ट लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जब आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आप ऐसे गोल्स के पीछे भागते हुए भटक सकते हैं जो आपकी असली इच्छा से कोसों दूर होते हैं। अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप कौन हो और क्या बनना चाहते हो। अपने बिलीफ्स, वैल्यूज, ताकत और कमजोरियों की एक लिस्ट बनाओ। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी आइडेंटिटी से खुश हूं, या क्या मुझे अपने मीनिंगफुल मिशन के बारे में पता है? इन सवालों का जवाब देने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और आपको समझने में मदद मिलेगी कि अभी आप कहाँ हैं और आज से 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं। आपको एक मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो MMM लिखना है, जो आपको अपना पर्पस डिफाइन करने में और सच्चाई के साथ जीने के लिए एक्शन लेने में हेल्प करेगा। अपनी आइडेंटिटी को जानने के बाद आपको उस बिहेवियर की लिस्ट बनानी है जो आप चेंज करना चाहते हैं। अपनी उन बुरी आदतों के बारे में सोचिए जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, और उन आदतों के बारे में भी जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव एक्शन चूज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। उस इम्पैक्ट के बारे में सोचना ना भूले जो आप दूसरों पर डालते हो। अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करो और चेंज होने के लिए प्लान बनाओ। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए नया स्किल सीखना भी बेहद ज़रूरी है। उन स्किल्स को पहचानो जिनकी आपको ज़रूरत है और जिन्हें आप इम्प्रूव करना चाहते हो, और उन्हें डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो या पैसे बचाने के टिप्स सीखने के लिए बुक पढ़ो। लगातार सीखते रहने से आपको ग्रो करने में और अपने एक्शन को अपनी आइडेंटिटी से मैच करने में हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एंथनी कूपर ने अपनी टाल मटोल करने की आदत से बचने के लिए MMM को यूज़ किया।
इसके लिए उसने अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू किया और उन हैबिट्स को पहचाना जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। वो जानता था कि काम को टालने की आदत वो सबसे बड़ी रुकावट थी जो उसे वो इंसान बनने से रोक रही थी जो वो बनना चाहता था। चेंज होने के प्रति कमिटेड रहने के लिए एंथनी ने अपने गोल्स को मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो एमएमएम में लिख लिया। उसने अपनी उन हैबिट्स के बारे में लिखा जिनसे वो छुटकारा पाना चाहता था और उन पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में भी लिखा जो वो डेवलप करना चाहता था। इससे उसे खुद को बदलने के लिए एक क्लियर प्लान बनाने में मदद मिली। एंथनी ने डिसाइड किया कि अपने टाल मटोल करने की आदत से बचने के लिए वो अपना टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाएगा। उसने बिंज वॉचिंग और वीडियो गेम खेलने जैसे चीजों पर कम समय बिताना शुरू किया। इसके बजाय अब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। उसने एक बिजनेस कोच की हेल्प ली और एक जर्नल लिखना भी शुरू किया। एंथनी ने कोई गलती हो जाने पर खुद के प्रति काइंड होना भी सीखा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसे नेगेटिव सेल्फ टॉक की हैबिट को दूर करने में मदद की जो अक्सर टाल मटोल करने की आदत की वजह से हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। अपने साथ काइंड रहकर वो अपने फेलियर से बहुत जल्दी रिकवर कर पाया और हमेशा मोटिवेटेड रहा। एंथनी के एमएमएम ने उसे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कमिटेड होने के लिए पुश किया। उसने नए स्किल्स सीखकर और अच्छी हैबिट्स डेवलप करके इस बात को पक्का किया कि उसके एक्शन उसके वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स को दिखा सकें। तो आप भी एंथनी जैसे बन सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को अपडेट कर सकते हैं। अपना एमएमएम लिखिए, नए स्किल्स सीखते रहिए, खुद को इवैल्यूएट और इम्प्रूव करते रहिए। याद रखिए कि आपकी आइडेंटिटी आपके एक्सपीरियंस और चॉइसेस के साथ इवॉल्व हो सकती है। अपने एक्शन पर कंट्रोल रखिए और हमेशा अपने प्रति सच्चे बने रहिए। द माइंडसेट इन मोशन साइकिल। माइंडसेट में 3 मेन पार्ट होते हैं: थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। थॉट्स आपके आइडिया है, इमोशंस आपकी फीलिंग्स हैं और बिहेवियर का मतलब है आप कैसे बिहेव करते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको इन तीनों को अच्छे से समझना और मैनेज करना सीखना होगा। आपके थॉट्स आपके बिलीफ्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव थॉट्स हमें बेहतर इमोशंस और एक्शन की तरफ ले जाते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स खराब इमोशन और बिहेवियर की ओर ले जाते हैं। जैसे कि मान लो, जब आप सोचते हो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो जाते हो। जबकि दूसरी तरफ अगर आपके मन में ख्याल आता है कि मैं एक फेलियर हूं, तो ये आपको निराश, नाउम्मीद फील कराती है और आप सोचने लगते हो कि आप किसी काम के नहीं हो और आपकी दोबारा ट्राई करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इमोशंस वो फीलिंग्स हैं जो आपके थॉट्स और एक्सपीरियंस से क्रिएट होती हैं। ये आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है या फिर आपको रोकने पर मजबूर भी कर सकता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर और गुस्सा आपको अपने पास्ट में फंसा कर रख सकता है, जिससे आपके प्रेजेंट लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। जबकि वहीं पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी और ग्रैटिट्यूड आपको अपने गोल्स की ओर बढ़ने के लिए पुश करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना सीख गए, तो वो आपको पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बिहेवियर का मतलब उन एक्शन से है जो आप इमोशंस या थॉट्स के बेसिस पर लेते हैं। जब आपके कंसिस्टेंट एक्शन में पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस झलकते हैं, तभी आप ग्रो कर पाते हैं और अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। यानी और भी प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। जब ये तीनों माइंडसेट कंपोनेंट साथ मिलकर काम करते हैं, तो माइंडसेट इन मोशन साइकिल क्रिएट होता है। ये साइकिल इस बात को प्रूव करता है कि कैसे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर लगातार असर डालते हैं। जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, तो आपको बेहतर इमोशंस फील होते हैं, जो आगे चलकर बेहतर बिहेवियर बन जाता है। ये पॉजिटिव बिहेवियर आपके थॉट्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का साइकिल बनता है। जबकि इसके एकदम ऑपोजिट नेगेटिव थॉट्स हमें नेगेटिव इमोशंस और अनप्रोडक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं, जिससे ठहराव
या फेलियर का साइकिल बनता है। आप माइंडसेट इन मोशन साइकिल को एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हो। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, आपके इमोशंस सपोर्टिव होते हैं और आपका बिहेवियर इफेक्टिव होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं, ये साइकिल अनइवन यानी ऊंचा नीचा और नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव इमोशंस बनते हैं जो खराब बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। एक बार जब आप इस नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं तो खुद को इस नेगेटिविटी से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इमोशनल एजिलिटी आपकी हेल्प कर सकती है। इमोशनल एजिलिटी का मतलब है नेगेटिव एक्सपीरियंस का सामना करते हुए भी अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करना या उसका सामना करना। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानो। आपके थॉट्स और बिहेवियर पर उसका क्या असर होता है उसे समझो और फिर अपने गोल्स को सपोर्ट करने के लिए उन्हें मैनेज करो। इसके लिए अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहकर शुरुआत करो। जब कुछ होता है तो अपनी फीलिंग्स को अनदेखा मत करो या उन्हें नकारो मत। इसके बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो और ये समझने की कोशिश करो कि वो आपके थॉट्स और एक्शन पर कैसे असर डालता है। खुद से पूछो कि आपकी फीलिंग्स आपकी थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। क्या इसके कारण आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? क्या ये थॉट्स आपको गलत तरीके से काम करने के लिए बोल रहे हैं? जैसे मान लो, गुस्से में आकर आप खुद के या दूसरों के बारे में नेगेटिव चीजें सोचने लगते हैं, जिसके कारण आप गलत बात बोल देते हैं या कोई गलत काम कर बैठते हैं। अपने इमोशंस के इम्पैक्ट को समझने के बाद आप उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे आप चूज कर सकते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिले। गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि एक गहरी सांस लेते हुए ठंडे दिमाग से अपने गोल के बारे में सोचें। हो सकता है कि आपका गोल एक शांत और प्रोडक्टिव दिन बिताना हो। काइंडनेस के साथ रिस्पॉन्ड करना और दिमाग को शांत करने के लिए ब्रेक लेना आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगा। अपने इमोशंस को मैनेज करने का मतलब उन्हें अनदेखा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उसके प्रति सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना, ताकि ये आपकी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी और पर्पज को सपोर्ट कर सके। यानी ग्रेटनेस अचीव करने के लिए अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को समझना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए और ग्रो करने के लिए अपनी इमोशनल पावर को डेवलप करो। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए शुरुआत करो। आपको और ज़्यादा पॉजिटिव और ग्रोथ वाला माइंडसेट डेवलप करने के लिए लगातार एफर्ट करते रहना होगा। डिफाइन योर ग्रेटनेस गोल्स। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको ये भी सीखना होगा कि इसके लिए क्लियर गोल्स कैसे सेट करें, कैसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे अपना फोकस मेंटेन रखें। बिना गोल्स के आप अपने रास्ते से आसानी से भटक सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। गोल्स सेट करने से आपको वो फोकस और डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा मिलेगा जो आपको वो अचीव करने में मदद करेगा जो आपको चाहिए। अपने गोल्स सेट और अचीव करने के लिए आप ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम जीपीएस यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए लाइफ के 3 की एरिया पर फोकस करने की जरूरत है: बिजनेस, रिलेशनशिप्स और वेलनेस यानी हेल्थ। हर एरिया में 3 मेन गोल्स चूज करो, फिर हर कैटेगरी का मेन गोल डिसाइड करो। आप खुद से ये सवाल पूछकर सक्सेस की तरफ जाने वाला एक क्लियर रास्ता बना सकते हैं, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे ये क्यों चाहिए और नेक्स्ट स्टेप क्या है। ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम में एक क्लियर स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड के साथ अपने गोल्स को सेट और स्केड्यूल करना भी शामिल है। रिसर्चर केटी मिल्कमैन ने पाया है कि जब लोग एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो करते हैं तो उनके अपने गोल्स को अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 2008 में इस बुक के ऑथर लुइस बीजिंग ओलंपिक्स से बहुत इंस्पायर हुए, खासकर माइकल फेल्प्स से, जिन्होंने कई मेडल जीते थे। ओलंपिक्स देखते हुए लुइस को टीम हैंडबॉल गेम के बारे में पता चला, जो उनके लिए बिल्कुल नया स्पोर्ट था। टीम हैंडबॉल यूरोप में बहुत पॉपुलर है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में उतना फेमस नहीं है। ये एक फास्ट पेस्ड गेम है जिसमें बास्केटबॉल, लैक्रोस और सॉकर के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें
प्लेयर्स को अपने हाथों से एक मिनी सॉकर बॉल को एक छोटे से गोल के अंदर शूट करना होता है। चोट लगने के कारण फुटबॉल से रिटायर होने के बाद लुइस टीम हैंडबॉल खेलना चाहते थे और यूएस नेशनल टीम भी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें एक एथलीट के तौर पर अभी और आगे जाना है। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं था और उन्हें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओहायो में एक भी टीम हैंडबॉल क्लब नहीं था और यूनाइटेड स्टेट्स में इस स्पोर्ट को प्रोफेशनल तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता था। इसका टॉप क्लब न्यूयॉर्क में था और वहाँ के प्लेयर्स को खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, वो बस मज़े के लिए इस स्पोर्ट को खेलते थे। लेकिन लुइस ने दिल छोटा नहीं किया। वो न्यूयॉर्क जाकर टीम हैंडबॉल सीखना चाहते थे और नेशनल टीम ज्वाइन करना चाहते थे। 2010 के शुरुआती सालों में उन्होंने अपने ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस से इतना पैसा जमा कर लिया था कि न्यूयॉर्क जाकर रह सकें। लुइस जब उस क्लब में गए तो उनके मन में थोड़ी दुविधा थी। वहां वो अलग अलग यूरोपियन देश के प्लेयर्स के बीच इकलौते नेटिव अमेरिकन थे। लुइस ने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि उनका सपना है नेशनल टीम को ज्वाइन करना और ओलंपिक्स में जाना। प्लेयर्स उनकी बात सुनकर पहले तो उन पर हंसे, लेकिन लुइस ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वो लोगों से रिश्ते जोड़ने लगे और इस स्पोर्ट के बेसिक्स सीखने लगे। कई महीनों की प्रैक्टिस और मेहनत के बाद लुइस की स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई थीं। 9 महीने बाद वो यूएस नेशनल टीम में शामिल हो चुके थे और उन्होंने ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में पैन अमेरिकन चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया। अगले 9 सालों में लुइस ने नेशनल टीम के साथ यूके, स्पेन, ब्राजील, मेक्सिको और कनाडा में कई इंटरनेशनल कंपटीशन में कम्पीट किया। लुइस के फुटबॉल कोच का उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ रहा। ये कोच गोल्स सेट करने और उन गोल्स को पूरा करने में अच्छे थे। वो अपनी टीम से ये पूछकर कि उन्हें हर सीजन में क्या अचीव करना है, उनके लिए गोल्स सेट करते थे। फिर टीम को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए वो स्पेसिफिक एक्शन के साथ डिटेल में स्केड्यूल बनाते थे। स्ट्रक्चर्ड रूटीन होने से आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लुइस ने अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन सेट कर रखा था। वो अपना दिन हमेशा ऐसी एक्टिविटी से शुरू करते थे जो एनर्जी और फोकस को बूस्ट करे, जैसे कि अपना बेड बनाना, एक्सरसाइज करना, कोल्ड शावर लेना और मेडिटेशन करना। अपने बिजनेस, रिलेशनशिप्स और हेल्थ के लिए गोल्स सेट और अचीव करने के लिए ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम यूज करो। अपने गोल्स को डिफाइन करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसे फोकस्ड एनर्जी के साथ फॉलो करो। आपका डेडिकेशन और एफर्ट आपको हमेशा अपने ड्रीम्स को अचीव करने की ओर ले जाएगा। तो इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह समरी आपको पसंद आई होगी और इसकी लर्निंग्स को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। कौन सा वह पॉइंट है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।